हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों 2026 की शुरुआत से ही बिटकॉइन $90,000 के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। एक रेजिस्टेंस को तो इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, लेकिन जो दूसरा रेजिस्टेंस है जो लगातार इसके लिए पिछले कुछ टाइम से रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 93 से $94,000। कल भी इसने इसको कोशिश करी ब्रेकआउट करने की, लेकिन वहां से रिजेक्ट होता देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर अगर इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर पाया तो ऐसा लगता है कि सीधा $1,00,000 को ये छूता देखने को मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर बिटकॉइन के अंदर लगातार अब बाइंग देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छा सिग्नल हम सबके लिए है या ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए है। क्योंकि नए साल की शुरुआत में बिटकॉइन हो या दूसरे कॉइन्स हो, खासकर ऑल्ट कॉइन्स हो, उनके अंदर एक रिकवरी देखने को मिली थी। लेकिन आपको ये नहीं भूलना है, थोड़ा सा जब माहौल बनता है तो हमें एक छोटी या आप कह लीजिए एक हेल्दी करेक्शन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो अभी ऐसा लग रहा है कि वो एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जो अच्छी बात है, खासकर बिटकॉइन को लेके एक रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको पार कर पाया तो ये सीधा $1,00,000, और अगर ऐसा होगा तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए। वो सब तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन जो ग्लोबल सिचुएशन बन रही है, जो ओवरऑल यहाँ पे माहौल बन रहा है, सिल्वर नए ऑल टाइम हाई पर, गोल्ड नए ऑल टाइम हाई पर, यूएसए की मार्केट नए ऑल टाइम हाई पर। भैया यहाँ पर वेनेजुला के साथ में जो यूएसए ने किया उसके बाद तो हर कोई वेट कर रहा था कि मार्केट क्रैश करेंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा होता देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है और यहाँ पर क्या हमें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर इसका कुछ फ़ायदा होता देखने को मिल सकता है, ये सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ और समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत कुछ है आज की वीडियो में आपको बताने समझाने के लिए, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन के अंदर जैसा माहौल बना हुआ है उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर अनसर्टेनिटी बढ़नी चाहिए, और अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो आप देखो उसका इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर पे भी पड़ रहा है। तो यहाँ पर बिटकॉइन उसको फॉलो करता देखने को मिलना चाहिए। लेकिन साथ के साथ में कुछ कॉइन्स की भी बात करेंगे जो एक मूव के बाद में अब एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, खासकर जो बड़े कॉइन्स हैं, तो वो उसके बारे में भी बताऊंगा। बहुत कुछ आज की वीडियो में आपको बताने और समझाने के लिए है। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूं 2025 के अंदर जो कमी रह गई, जो आखिरी क्वार्टर ने हमें निराश किया है, पहला क्वार्टर हमारे लिए अच्छा हो। शुरुआत तो अच्छी हुई है और वो क्यों हुई है वो भी मैं आपको समझाने की इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा। तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके ऐसा लग रहा है कि शायद 2026 में हालात और सिचुएशन चेंज होते देखने को मिले, तो उस चीज़ का हम फ़ायदा उठा सकेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर नए साल की शुरुआत के अंदर ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पुश देखने को क्यों मिल रहा है। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है, वो है बिटकॉइन के ईटीएफ, और उनके अंदर फाइनली खरीदारी वापस आते देखने को मिली। खासकर ब्लैक रॉक जो दिसंबर में दुश्मन दिखाई दे रहा था और लगातार हज़ारों बिटकॉइन वो सेल कर रहा था, अब फाइनली उसने जो है बाइंग करनी शुरू कर दी। कल भी 2000 से ज़्यादा बिटकॉइन यहाँ खरीदे, और अगर ओवरऑल देखते हैं 2026 के अंदर 10,000 से ज़्यादा बिटकॉइन अकेले ब्लैक रॉक खरीद चुका है। कल बिटकॉइन ऑलमोस्ट $94,000 को ब्रेकआउट करने की कगार पे था, लेकिन ईटीएफ की अगर ब्लैक रॉक को छोड़ दें तो दूसरे ईटीएफ हैं जैसे कि फिडेलिटी हो गया, ग्रे स्केल हो गया, उनकी तरफ से सेलिंग देखने को मिली और उसका प्रेशर देखने को मिला, और इसी वजह से बिटकॉइन $94,000 का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। लेकिन अगर ओवरऑल देखते हैं कि ब्लैक रॉक की लगातार पिछले 3 वर्किंग डे से या इस साल में अभी तक उन्होंने बाइंग करी है, एक सिग्नल दे रहा है कि भैया हाँ
कहीं ना कहीं खरीदारी वापस आ रही है, या इंस्टीट्यूशंस और आप कह लीजिए वेल्स के सेंटिमेंट्स वापस आ रहे हैं। और इसी की वजह से यहाँ पे एक माहौल पिछले हफ्ते भर के अंदर या नए साल की शुरुआत के अंदर हमें बनता देखने को मिल रहा है। ये एक वन ऑफ द आप कह लीजिए बिगेस्ट रीज़न है। दूसरा, आप पता नहीं मानते हो कि नहीं मानते हो, तो हम आपसे यूजुअली यही बोलते हैं कि जिस लेवल पे अगर बिटकॉइन के प्राइस को देखते हैं या रोकने की कोशिश की, क्योंकि अगर आप देखते हो जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी हुई पड़ी है, सिल्वर नया ऑल टाइम हाई, चलो उसकी एक यूटिलिटी है। गोल्ड, ग्लोबल सिचुएशन जब अनसर्टेन होती है तो वो बढ़ना चाहिए, वो अपने एक नए ऑल टाइम हाई को छू रहा है, तो उसको फॉलो करना चाहिए देर सवेर में बिटकॉइन ने, और वैसा अभी नहीं होता देखने को मिला। क्यों? क्योंकि लगातार एक प्रेशर ETF की तरफ से था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अब 2026 में चेंज होता देखने को मिलना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि बिटकॉइन यहाँ पे $1,00,000 को जल्दी पार करता देखने को मिले। टेक्निकली क्या लगता है, एक और चार्ट है मेरे पास में, उसमें भी ब्रेकआउट ड्यू है, तो एक रेजिस्टेंस है, अगर उसको ब्रेकआउट करता तो क्लोजली वॉच कीजिएगा, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ग्लोबल सिचुएशन के ऊपर भी हमें थोड़ा नज़र बना के रखनी है। अब वो कहानी क्या चल रही है, आपको पता है USA ने वेनेजुला के ऊपर जो है स्ट्राइक किया और उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनको कैप्चर करके अपने देश में ले गए। अब उसके बाद में होना क्या चाहिए था कि वेनेजुला हो या USA हो, उनकी मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी आनी चाहिए थी और वो क्रैश करनी चाहिए थी। वेनेजुला की अगर स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, वो भी अच्छा खासा उछाल लगाया, 70-75% अप। USA की मार्केट की बात करते हैं, S&P 500 डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से सबसे यही आइडिया लग रहा है, और जिस हिसाब से USA की मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई बना रही है, तो ये तो उल्टा ही हो रहा है, मतलब जैसा होना चाहिए था। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी ऐसी वॉर वाली सिचुएशन होती है या ऐसी सिचुएशन होती है तो उसका तो मार्केट पे गलत असर पड़ना चाहिए। अब उसके पीछे जो लॉजिक बताए जा रहे हैं या जो हमें समझ में आ रहा है, वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा बिना इशू के ये सारा काम हो गया जो USA ने वेनेजुला के अंदर किया, और अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आ रही है या जिस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब वेनेजुला को कंट्रोल USA करेगा, और वेनेजुला के पास में है क्रूड ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी सारे। अब दो चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं कि भैया $35 ट्रिलियन का USA का डेप्ट है, $17 ट्रिलियन से ज़्यादा का तो उनके पास वेनेजुला के पास क्रूड ऑयल है, तो उसकी उधारी कहीं ना कहीं ये उस ऑयल से तो चुकाने का प्लान नहीं है। अब ये एंटिसिपेट करके वहाँ पे माहौल USA के अंदर बन रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा माहौल क्या बन रहा है कि अगर मान लो इन सब चीज़ों को वेनेजुला के रिसोर्सेज को वो कंट्रोल करेगा, तो कह लीजिए एक तरह से आप कह लीजिए कि किसी के पास में अगर 100 रुपये हैं और उसको पास में एकदम से 250 रुपये हो जाएं और बिना कुछ एफर्ट्स किए, तो कहीं ना कहीं एकदम से वैल्यू बढ़ते देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी उस कंट्री की, तो या उस आदमी की। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो उनको ये लग रहा है कि भैया वेनेजुला तो अब हमारे हाथ में है, हम जो बोलेंगे वैसा करेगा। और यहाँ पर USA के ऑयल कंपनीज के साथ में सुनने में भी ये आ रहा है कि वेनेजुला की जो है गवर्नमेंट है, जो भी बनी है, या जो लोग हैं ऑफिशियल्स हैं, वो बात कर रहे हैं ऑयल को लेके भी कि कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए या आने वाले टाइम के अंदर उसके अंदर कैसे डील की जाए। तो इस वजह से माहौल चेंज होता देखने को मिल रहा है। अब यानी कि इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं USA को हो रहा है। अब USA को आपको पता है क्या, इराक की बात करते हैं, सारा खेल जो है हमेशा कई बार बोला जाता है किसी और चीज़ का है, लेकिन इराक में देख लो, लीबिया में देख लो, सारा खेल निकल के आया तेल का। और वेनेजुला यहाँ पर कहीं ना कहीं USA की बात नहीं मान रहा था, और कहीं ना कहीं उसको ये प्रेशर था, और वही चीज़ USA ने की कि भैया हमारे माई वे और हाईवे वाली बात हो जाती है, तो ऐसा ही अब कंट्रोल करेगा। और कहीं ना कहीं ऑयल के रिसोर्सेज पे उनका एक तरह से कब्जा हो गया। अब इससे कहीं ना कहीं USA की मार्केट को या USA को फ़ायदा होना चाहिए, और इसी वजह से जो USA की मार्केट है इस टाइम पे जो है उल्टा हो रहा है, क्रैश की जगह यहाँ पे अप होते देखने को मिल रही है।
चलो ये तो एक कहानी अलग है, लेकिन अगर इस चीज़ को शॉर्ट टर्म के नज़रिए से ना देखें और लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखें तो यहाँ पे क्या निकल के आता है। अब यहाँ पर यूएसए को तो लग रहा है कि यार हमारे लिए तो फ़ायदे वाली बात हो गई, लेकिन सारी दुनिया को लग रहा है कि भैया यार ये तो अगर इसके साथ हो सकता है तो हमारे साथ में भी हो सकता है। यह एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी ज़रूर है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तो एक तरफ जहां पे यूएसए की मार्केट ऑल टाइम हाई पर है तो गोल्ड और सिल्वर दूसरी तरफ ऑल टाइम हाई पे है। क्यों? क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अब और ज़्यादा होड़ लगेगी कि सेफ हेवन एसेट्स हो और कहीं ना कहीं यूएस डॉलर को या जो यूएसए से जो डीलिंग है उसको अगर अवॉइड करना हो या हमारे पास हमें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बेस्ट एसेट कौन से हैं, वो है गोल्ड और सिल्वर। जितना बटोरा जा सके उसको बटोरें और अल्टीमेटली उसके अंदर से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन भी अपना एक रास्ता निकालना चाहिए और बिटकॉइन को भी देर सवेर में यहाँ पे रिकवरी या एक ऑल्टरनेटिव की तरह आना चाहिए। तो ये सारी कहानी चल रही है। इसी वजह से जहाँ गोल्ड सिल्वर और यूएसए की स्टॉक मार्केट का 36 का आंकड़ा है, अब ये सारी एक साथ भाग रही हैं। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर अगर जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो आप देख लीजिएगा कि यूएसए की मार्केट हो, ग्लोबल मार्केट हो, उसके अंदर एक क्रैश देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा होगा और जो होना चाहिए, हमें लगता है कि अगर और ज़्यादा पंगे हुए, छेड़ाछाड़ी हुई तो टेम्परेरी तो ये मार्केट के अंदर माहौल अच्छा बन सकता है, लेकिन देर सवेर में जब ये करेक्शन आएगी तो यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन ही यूजुअली लोग एक ऑल्टरनेटिव की तरह देखेंगे। तो हमें उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं तैयारी करके रखनी चाहिए। लेकिन अगर इस चीज़ को छोड़ देते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूशंस लगातार बाइंग कर ही रहे हैं। क्या मैं मेटा प्लैनेट की बात करता हूँ, माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करता हूँ, नए हफ्ते की शुरुआत में उन्होंने बाइंग की दोबारा से अनाउंसमेंट यहाँ करी। और माइक्रो स्ट्रेटजी की भी बात करते हैं तो दोबारा उन्होंने 1200 से ज़्यादा बिटकॉइन यहाँ खरीदे। इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे बाइंग हो रही है। और जिस हिसाब से बिटकॉइन को ठहरा के 85-90,000 डॉलर्स के बीच में लगातार बाइंग देखने को मिली है और आने वाले टाइम के अंदर और पता चलेगा कि हज़ारों बिटकॉइन कई इंस्टीट्यूशंस ने इस टाइम के अंदर खरीदे जब मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा पैनिक था। तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात है, अगर मैं टेक्निकली देखता हूं तो यहाँ पर इचिमिको क्लाउड, अगर आपने नाम सुना होगा, थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो और वैसी और लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे आप समझिएगा उसके अंदर एक गोल्डन क्रॉस बन रहा है। अगर वो यूजुअली जब भी होता है तो एक बिटकॉइन के अंदर पंप देखने को मिलता है और जैसे ये हुआ उसके बाद हमने एक इमीडिएट पंप तो देखा, लेकिन बिटकॉइन दो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। एक रेजिस्टेंस तो ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, दूसरा रेजिस्टेंस जो कि 94-93,000 डॉलर्स का जो जोन है वो उसके लिए है। अगर उसको ये ब्रेकआउट कर पाया तो आने वाले टाइम के अंदर सीधा ये आपको पहुंचता देखने को मिल सकता है यहाँ पर 1 लाख डॉलर। तो बहुत क्लोजली नज़र बना के रखनी है कि यार ये इसको ब्रेकआउट कर पाता है कि नहीं। अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो 50 डे मूविंग एवरेज और 21 डे मूविंग एवरेज जो कि 90,000 डॉलर के आसपास आती है, फिलहाल एक सपोर्ट का काम कर रही है। और अगर वहाँ नहीं टिकता है तो 83 से 85,000 डॉलर्स इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से ETF के अंदर दोबारा बाइंग आ रही है, खासकर अगर ब्लैक रॉक यहाँ कंटिन्यू बाइंग रखता है तो आने वाले टाइम के अंदर 94,000 डॉलर्स तो ये कभी भी तोड़ता देखने को मिल सकता है। बट क्लोजली नज़र बना के रखनी है कि हाँ यार ये लेवल को ये ब्रेकआउट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अगर मैं बात करता हूँ टेक्निकली तो ये सारी कहानी चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो अच्छी बात क्या है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है। यानी कि बिटकॉइन बढ़ रहा है या उस लेवल पे नहीं बढ़ रहा है जिस लेवल पे अभी हमें एक ऑल्ट कॉइन्स के अंदर माहौल बनता देखने को मिला। कुछ मीम कॉइन्स पेपी जैसे हो या डॉज हो, उन्होंने भी अच्छा यहाँ खासा परफॉर्मेंस किया। लेकिन
हम उन कॉइन्स पे नहीं जाएंगे, विल स्टिक टू द बेसिक। और यहाँ पे हम फोकस कर रहे थे इथेरियम के ऊपर। 2800-2900 डॉलर पे लगातार इसको एक रेजिस्टेंस या आप कह लीजिए एक सपोर्ट मिली। सपोर्ट के बाद में अभी जो है एक यहाँ पर आप कह लीजिए 3300 से लेके 3350 जो हम बोल रहे थे एक रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो 0.618, उसको पार करता है तो ये 3600-3700 डॉलर। और अगर बिटकॉइन 1 लाख डॉलर के पार जाता है तो ज़्यादा शौक नहीं होंगे कि इथेरियम भी आपको 4000 डॉलर के पार जाता देखने को मिले। तो यहाँ पे क्लोजली वॉच करना है। एक रेजिस्टेंस और एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ से रिजेक्ट होता है तो 3000 डॉलर एक सपोर्ट है और फिर एक 2800 से 2900 डॉलर पे इथेरियम को सपोर्ट मिलती है। बाकी अगर मैं दूसरे कॉइन्स की बात करता हूँ, सोलाना को अगर देखते हो तो सोलाना सेम वही कहानी है। एक बॉक्स ट्रेडिंग के अंदर वो ट्रेड कर रहा है। एक रेजिस्टेंस जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 140 से लेके 150 डॉलर के बीच में एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके पार जाता है तो आने वाले टाइम के अंदर ये 175 डॉलर तक जा सकता है, एक रेजिस्टेंस वहां मिलती है। और अगर यहां से रिजेक्ट होता है तो इसको एक सपोर्ट 130 डॉलर के आसपास है और फिर एक 125 डॉलर के आसपास निकल के आती है। एक्सआरपी को लेके एक्सआरपी ने अच्छा खासा एक मूव दिखाया, ऑलमोस्ट $2.5 को छूने की कगार पे आ गया था। हम उम्मीद कर रहे थे 2.6 डॉलर, जहां पे इसको एक रेजिस्टेंस मिलती है, वहां तक आता देखने को मिल सकता है। वहां एक रेजिस्टेंस है, अगर उसके पार जाता है तो ये $3। और अगर यहां रिजेक्ट होता है, अभी तो एक सपोर्ट मिल गया 100 डे मूविंग एवरेज की 2.2-2.3 डॉलर के आसपास, अगर रिजेक्ट होता है तो $2 के आसपास इसको एक सपोर्ट मिलती है। अगर मैं कार्डानो की बात करता हूं, 0.35 डॉलर पे एक अच्छा खासा एंट्री पॉइंट था, 0.4 डॉलर के आसपास अभी भी चल रहा है। यहां से अगर ब्रेकआउट करता है तो ये भी आधे डॉलर 0.65 डॉलर जाने का पोटेंशियल रखता है। और अगर यहां सपोर्ट नहीं मिलती है तो 0.35 डॉलर पे इसको एक सपोर्ट मिलती है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर सुई को लेके, सुई हो गया या जो बड़े कॉइन्स हैं जिनके अंदर एक यूज केस है, उसके अंदर हमेशा कहीं ना कहीं गुंजाइश रहती है कि जल्दी से रिकवरी दिखाने की। ऐसा ही कुछ सुई के अंदर एक ब्रेकआउट लगता तो देखने को मिला, क्योंकि गिरा भी अच्छा खासा था। 1.3 डॉलर से सीधा ये $2 को छू गया और वहाँ एक रेजिस्टेंस मिली 100 डे मूविंग एवरेज की। और अभी जो है 1.85, अगर यहाँ ये मेंटेन नहीं कर पाता है तो 1.6 से लेके $1.5 इसके लिए एक सपोर्ट जोन निकल के आता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो $2.5 से $3 जाने का पोटेंशियल लॉन्ग टर्म में ये रखता ही है। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो एक सपोर्ट इसको $1.5 के आसपास यहाँ मिलती है। बाकी बहुत सारे कॉइन्स हैं, वही बस मैं हमेशा यही बोलता हूँ, अगर बड़े कॉइन्स में बने हो, टॉप कॉइन्स में बने हो, तो देर सवेर में वो रिकवरी आपको दिखाते देखने को मिलने चाहिए। और अगर मैं बात करता हूँ, कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि पेपी और इन सब के कॉइन की भी बात करो, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मीम कॉइन के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। अगर मैं यहाँ पे पेपी की बात करता हूँ तो पेपी के अंदर हो या कोई भी मीम कॉइन हो, देखो एक यूज केस इन सारे कॉइन्स में नहीं है, तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर मैन्युपुलेशन ही हो रही है। और जहाँ पर मैन्युपुलेशन होगी वहाँ पर यूज केस का कोई लेना देना यूजुअली होता नहीं है। और वही चीज़ अभी हमें मीम कॉइन के साथ होता देखने को मिल रहा है। अब ये बताओ ब्रोकली के साथ में क्या लेना देना है, लेकिन वही बात है कि भैया यहाँ पर मैन्युपुलेशन है कि पंप किए जा रहे हैं। लेकिन अगर मीम कॉइन के अंदर रैली आती है और ये कंटिन्यू रहती है तो एक ट्रिगर पॉइंट ओवरऑल मार्केट के लिए हो सकता है, और जैसा 2021 के अंदर हमें देखने को मिला था। अगर ऐसा हो जाए तो हम तो कहेंगे कि भैया चलो मीम कॉइन भी बढ़िया है। लेकिन अगर मीम कॉइन को अवॉइड करो और टॉप कॉइन या यूज केस कॉइन पे फोकस करो तो यहाँ पर हम तो हमेशा उसी के पक्ष धर रहे हैं। बाकी जो भी होगा अप टू डेट रखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ग्लोबल सिचुएशन हो या जो भी होगा अप टू डेट रखने की यहाँ मैं कोशिश करूँगा। और ट्विटर टेलीग्राम को भी हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।